हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है पैरा विद्युतता वो पढ़ेंगे। तो पैरा विद्युतता के अंदर जैसे देखिए ये जो पायरो इलेक्ट्रिक शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है PYR। पायर का मतलब होता है आग, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतता। अगर हम इस शब्द का अर्थ समझें तो अर्थ बनता है आग से विद्युत धारा की उत्पत्ति, ठीक है। तो ये इस शब्द का मीन होता है, या वोल्टता की उत्पत्ति हम बोल देंगे, विद्युत धारा की उत्पत्ति। देखिए इसको अगर अपने अच्छे से समझें तो क्या होता है कि अपने पास कोई एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में उसके अवयवी कण मान लीजिए आप, या आयन मान लीजिए, या इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, अपनी निश्चित व्यवस्था पर प्रेजेंट होते हैं। परंतु जब हम कोई क्रिस्टल के तापमान में परिवर्तन करते हैं तो जो आयन होते हैं वो गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं, या फिर जो आयन है या इलेक्ट्रॉन है वो गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर देंगे तो परमाणु अपनी निश्चित स्थितियों से हट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें ध्रुवणता परिवर्तन हो जाता है, और यही ध्रुवणता परिवर्तन अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करता है। जैसे अगर हम इस बात को समझें तो अपने पास कोई भी एक क्रिस्टल है, जैसे इस तरीके से कोई भी क्रिस्टल हो गया, ठीक है। इसके अवयवी कण है ये यहाँ पर व्यवस्थित है जैसे, ठीक है। और जब हम इस क्रिस्टल को टेम्परेचर देते हैं, जैसे ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्रिस्टल दोष के अंदर बताई थी कि जब अपने टेम्परेचर देते हैं तो कोई भी परमाणु अपनी स्थिति से हट जाता है। जैसे ये वाला परमाणु है वो अपनी स्थिति से हट गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से ये जो जगह होगी वो खाली होगी, ठीक है। कहने का मतलब जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो क्रिस्टल है उसमें से परमाणु या आयन या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी स्थितियों से हट गए, जिसके कारण क्या हुआ, क्रिस्टल के अंदर विचलन आ गया, ठीक है। और इसी विचलन के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या आ गई, ध्रुवणता आ गई। और इसी ध्रुवणता परिवर्तन की वजह से, इसी ध्रुवणता परिवर्तन के कारण क्या हुआ, कारण वोल्टता उत्पन्न हुई, वोल्टता उत्पन्न हुई, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पैरा विद्युतता, यानी आग से विद्युत धारा की उत्पत्ति। इसको हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी क्रिस्टल को ठंडा या गर्म कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया है, इस टेम्परेचर को हम कम भी कर सकते हैं। तो जब किसी भी क्रिस्टल को अपने गर्म या ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल जालक में ध्रुवणता परिवर्तन होता है, और इस ध्रुवणता परिवर्तन के कारण वोल्टता की उत्पत्ति होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और देखिए दूसरी चीज इसके अंदर, इसको अपने ताप विद्युतता की भी, ताप विद्युतता टर्म भी यूज करते हैं। ये वोल्टता तब तक बनी रहती है जब तक किसी दो बिंदुओं के मध्य तापांतर बना रहता है। ये वोल्टता तभी तक रहती है जब तक दो क्रिस्टलों के बीच में तापांतर, दो बिंदुओं के बीच में तापांतर बना रहता है। यानी मान लीजिए अपने पास कोई भी एक लोहे की पन्नी की बात करते हैं या एक लोहे की रोड है उसकी बात करते हैं, तो दो पॉइंट के बीच में लगातार टेम्परेचर बना रहना चाहिए, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो रेगुलर रहना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो जाए। अगर हमने शुरू के अंदर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया क्रिस्टल का, और एक जगह पर जाकर अपने टेम्परेचर को रोक लेते हैं, तो धीरे धीरे जो वोल्टता होती है ना उसमें कमी आने लगती है। तो हमें ये चीज़ ज़रूरी है
कि मान लीजिए कोई भी अपने पास एक रोड है, उसके दो बिंदु हो गए, जैसे ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। इन दोनों के बीच में जो तापांतर है, तापांतर वो क्या रहना चाहिए, नियमित रहना चाहिए, तभी वोल्टता उत्पन्न होती रहेगी, अन्यथा टेम्परेचर जो वोल्टता है वो गिरने लगती है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पैरा विद्युतता बोलते हैं। एक और होता है जिसको हम पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, या फिर दाब विद्युत प्रभाव। अब दाब विद्युत प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जैसे जब अपने कोई भी क्रिस्टल है या किसी सब्सटेंस के ऊपर दाब लगाते हैं तो विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल के रूप में आप गैस लाइटर को देख सकते हो। गैस के लाइटर के ऊपर अपने दबाव लगाते हैं तो वहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी उत्पन्न होती है किसके कारण, जब अपने दाब लगाते हैं तो ध्रुवणता परिवर्तन होता है और उसी ध्रुवणता परिवर्तन के कारण जो आयन है या इलेक्ट्रॉन है उनमें गतिशीलता आ जाती है और इसी गतिशीलता के कारण वोल्टता उत्पन्न होती है। ये होता है पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आपको ताप विद्युतता के बारे में आपके चैप्टर में जो टॉपिक है वो पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास जो टॉपिक है वो है पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ, पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ, पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ। तो इसमें सबसे उच्च क्वालिटी का जो पदार्थ है वो है गैलियम नाइट्राइड। ठीक है ना, गैलियम नाइट्राइड है, ये पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में काम आता है। इसके अलावा सीजियम नाइट्रेट हो गया, लिथियम टेंथेलेट हो गया, लिथियम टेंथेलेट, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं फेनिल पिरिडिन के व्युत्पन्न, फेनिल पिरिडिन के व्युत्पन्न। इसके अलावा पॉलीवाइनिल फ्लोराइड, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड। ठीक है, ये कुछ एक सब्सटेंस है जो इनको यूज किए जाते हैं किसके रूप में, पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में यूज किए जाते हैं। तो आपके एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ कौन से होते हैं, कोई दो उदाहरण बताइए, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको आता है कि पैरा विद्युतता को समझाइए तो आपको सबसे पहले लिखना है कि पायरो इलेक्ट्रिक है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, पायर जिसका मतलब होता है आग और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युतता, अर्थात आग से विद्युत धारा की उत्पत्ति। और डेफिनेशन के अंदर हम क्या देंगे कि जब किसी क्रिस्टल को गर्म या ठंडा किया जाता है तो उसमें उसके जो आयन अथवा इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित स्थिति से हट जाते हैं और उसमें विचलन होता है या गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ध्रुवणता परिवर्तन होता है और इसी ध्रुवणता परिवर्तन के कारण वोल्टता उत्पन्न होती है। और इस इफेक्ट का नाम क्या देते हैं अपने, पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम देते हैं। और ये तभी तक काम करता है जब तक दो बिंदुओं के मध्य लगातार तापांतर है वो नियमित बना रहता है, तब तक। अगर ये नियमित नहीं है तो धीरे धीरे जो वोल्टता होती है उसमें कमी आने लगती है। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और है जिसको बोलते हैं पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी जब किसी सब्सटेंस को, जब ये किसी क्रिस्टल के ऊपर अगर अपने दबाव लगाते हैं तो उसमें आयन इलेक्ट्रॉन्स या आयन गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। इस इफेक्ट को दाब विद्युत प्रभाव बोलते हैं। और पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ कौन से होते हैं, तो ये पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ हो गए। ठीक है, अब पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ के बारे में किन्होंने बताया था कि ये पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ है, तो सबसे पहले 314 BC ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट थे, जिनका दार्शनिक थे
थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस ने क्या बताया कि एक पदार्थ है जिसका नाम है लिंगरिन। ठीक है, ये लिंगरिन जो पदार्थ है वो लकड़ी के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात किन्होंने बताई थी? थियोफ्रास्टस ने। इसके बाद में 1747 के अंदर जॉन जॉर्ज स्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जो एक पत्थर ऐसा है जो गर्म राख को आकर्षित करता है और ठंडी राख को आकर्षित नहीं करता। यानी एक पत्थर गर्म राख को आकर्षित करता है, गर्म राख को आकर्षित करता है, ठंडी को नहीं, या ठंडी राख को नहीं करता। ठीक है ना। ये जो विचार दिया था जॉन जॉर्ज स्मिथ ने, वो 1807 के अंदर लिन्नेउस नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ये जो घटना घटी थी उस घटना का नाम दे दिया विद्युतीय घटना। ठीक है, या फिर इस पत्थर का नाम जो है वो नाम दे दिया विद्युतीय पत्थर। इस पत्थर का नाम क्या दे दिया? विद्युतीय पत्थर नाम दे दिया। लेकिन 1847 में सर डेविड ब्रेवेस्टर, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम था, इस घटना को नाम दिया पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पेरा विद्युतता। ठीक है, या पेरा विद्युतता। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको केवल और केवल पेरा विद्युतता की डेफिनेशन याद रखनी है और ये कहाँ से टर्म आई है, क्या होता है ये, और ये किस प्रकार के सब्सटेंस जो होते हैं वो इसके बारे में बताते हैं। तो अपने पास ये टॉपिक है पेरा विद्युतता, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमने सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको पूरे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करवाऊँ तो आपको क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ ध्यान रखना है, वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो पदार्थ है वो है ठोस। अब ठोस के गुण क्या होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अवयवी कणों की व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, विसरण का गुण नहीं पाया जाता, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, अवयवी कण एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। इसके बाद में हमने ठोस के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, ठोस के प्रकार में हमने दो बेसिस पर पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने पहला हमने पढ़ा था कि आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, पहला हमने पढ़ा था आकर्षण बलों के आधार पर। ठीक है, आकर्षण बलों के आधार पर हमने कौन सा पढ़ा था? जिसके अंदर पहला आता है आणविक ठोस, और आणविक ठोस के अंदर भी हमने 3 प्रकार बांट दिए थे आगे। ठीक है, कौन कौन से? पहला इसके अंदर हमने बांट दिया था अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा बांट दिया था ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हमने बांट दिया था हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, ये पढ़े थे आणविक ठोस के अंदर। अब ये विकर्ण अणु होते हैं। दूसरा हमने जो प्रकार पढ़ा था वो दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था आयनिक ठोस। तीसरा हमने पढ़ा था वो पढ़ा था धात्विक ठोस। ठीक है, चौथा हमने पढ़ा था वो था सहसंयोजक, या फिर इसका दूसरा नाम नेटवर्क ठोस। ठीक है, ये टॉपिक हमने इसके अंदर पढ़े थे।
तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी एग्जाम्पल है इनके वो अच्छे से याद करना है। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने बताया हुआ है, उसकी वीडियो आप देखना। कि जैसे प्रश्न आ गया कि कॉपर होता है वो शुद्ध अवस्था में या ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है, परंतु कॉपर क्लोराइड नहीं करता। तो वो क्यों नहीं करता, उसका रीजन बताना है। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा ठोस है जिसका गलनांक बहुत अधिक है, गलनांक बहुत अधिक है, और जिसमें तन्यता का या इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता, और जो चालकता को भी प्रदर्शित नहीं करते, वो किस प्रकार के ठोस के अंतर्गत आता है। तो सहसंयोजक ठोस के अंदर, हालांकि ग्रेफाइट इसका अपवाद होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने हैं। दूसरा, हमने जो बेसिस पढ़ा था वो पढ़ा था अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। और इसके अंदर हमने फिर आगे चल के दो प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये हमने दो प्रकार पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके अंदर एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में अंतर और प्रत्येक का उदाहरण, ये दो, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। या तो उदाहरण देके आपको ये पूछ लेंगे कि इसमें से आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को छांटकर अलग कीजिए, या फिर इसके अंदर अंतर पूछ लेंगे, या समदेशिकता विषमदेशिकता पूछ लेंगे। शीतलन वक्र इसका असतत होता है, इसका सतत होता है, क्यों? इसको वास्तविक ठोस कहते हैं, इसको आभासी ठोस कहते हैं, क्यों? तो ये सारे के सारे चीज़ आती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रिस्टल जालक, ठीक है, जो आपको बड़वाना मैंने बताया था। और इसके बाद में जो टॉपिक था वो था इकाई कोष्टिका, ठीक है। इकाई कोष्टिका क्या होती है? तो इकाई कोष्टिका को हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये तीन भुजाएं ए बी सी, और ये गामा, ये अल्फा और ये बीटा कोण होता है, यानी ये मापन के पैरामीटर होते हैं। इकाई कोष्टिका के प्रकार पढ़े थे हमने, इकाई कोष्टिका के प्रकार पढ़े थे। याद है कितने होते हैं? इकाई कोष्टिका के प्रकार हमने पढ़े थे, बेसिकली 4 प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था SCC, दूसरा पढ़ा था BCC, तीसरा पढ़ा था FCC और चौथा पढ़ा था ECC, ठीक है ना। ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर पढ़े थे। आप एक बार वीडियो दोबारा देखना, और वीडियो को दोबारा देख के और इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना कि क्या होता है इसमें, जालक बिंदु क्या होते हैं, कहाँ पे क्या अरेंजमेंट होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद में हमने जो टॉपिक किया था वो किया था कि जो अवयवी कणों के आधार पर जो ये इकाई कोष्टिकाएं होती है, उनमें उनके आधार पर हम ठोसों के प्रकार बांटते हैं। और ठोसों के प्रकार में बेसिकली हम 7 क्रिस्टल समूह पढ़ते हैं, 7 क्रिस्टल समूह पढ़ते हैं। और 7 क्रिस्टल समूह कौन से होते हैं? रिपीट कीजिए। पहला होता है घनीय, दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष, तीसरा होता है एक विषमलंबाक्ष, ठीक है। नेक्स्ट आता है एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, षटकोणीय और त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, ये 7 होते हैं, ठीक है। तो इनके मापन के पैरामीटर क्या कुछ होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या तो ये होगा कि इकाई कोष्टिका के मापन के पैरामीटर कौन से होते हैं, या फिर 7 क्रिस्टल समूहों में से कोई भी आपको एक क्रिस्टल समूह दे देंगे पार्टिकुलर, और उसके बारे में पूछेंगे कि भी इसके मापन के पैरामीटर क्या होते हैं। तो वो आपको याद करने का तरीका मैंने बताया है, 1-2 बार आप इनको पढ़ोगे तो एग्जैक्ट याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक था वो था कि ये जो 7 क्रिस्टल समूह हैं उनसे हम
14 अन्य समूह बना सकते हैं, जिसको किसने बताया था? ब्रेवे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो 7 क्रिस्टल समूहों को हमने अन्य भागों में बांट दिया, जिनको आपने क्या बोलते हैं? 14 ब्रेवे जालक बोलते हैं। ठीक है, तो ये 14 ब्रेवे जालक होते हैं, जिसमें घनीय की बनती है 3 स्ट्रक्चर, द्विसम लंबाक्ष की बनती है 2, विषम लंबाक्ष की बनती है 4, एकंताक्ष की 2 और इन सभी की एक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये 14 ब्रेवे जालक थे। इसके बाद में हमने अवयवी कणों की व्यवस्था पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोना जहाँ भी होता है वहाँ पे 1/8 होता है, और कोने की संख्या इकाई कोष्टिका में या घन के अंदर कितनी होती है? 8 होती है। इसी तरीके से फलक पर कोई अवयवी कण प्रेजेंट है तो वो 1/2 होता है। ठीक है, और फलक की संख्या, फलक होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। केंद्र पर कोई अवयवी कण मौजूद है तो उसका संपूर्ण भाग होगा, और केंद्र कितने होते हैं? तो केंद्र एक ही होता है। ठीक है, और किनारों की अगर हम बात करें घनीय इकाई कोष्टिका के अंदर, तो किनारे होते हैं 12, और किनारे पर जो अवयवी कण प्रेजेंट होता है वो 1/4 होता है, और किनारे की या किनारों की संख्या जो होती है वो होती है 12। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को न्यूमेरिकल या फिर कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसका फॉर्मूला बनाना, वो इसके बेसिस पर मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर कैसे कहीं भी इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या अगर n है तो उसमें चतुष्फलकीय जो रिक्तियाँ होगी वो होगी 2n, और अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ होगी वो होगी n, और कुल रिक्तियाँ कितनी आ जाएगी? कुल रिक्तियाँ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3n। ठीक है ना, और ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे बनती है ये मैंने निबिड़ संकुलन के अंदर आपको बताया था। नेक्स्ट इसके बाद में अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है निबिड़ संकुलन। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको वो पढ़ाया था निबिड़ संकुलन। ठीक है, निबिड़ संकुलन। और ये निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? तो इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ा था एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसमें आपको समन्वय संख्या बतानी है और उपसंयोजन संख्या बतानी है। दूसरा हमने पढ़ा था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या था? दूसरा हमने पढ़ा था द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें 2 प्रकार पढ़े थे हमने। एक तो घनीय था, घनीय निबिड़ संकुलन, और द्विविमीय से एक बनता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनता है। इसके बाद में हमने तीसरा जो बताया था वो बताया था त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, इसमें हमने पढ़ा था पहला टॉपिक जो था वो था रिक्तियाँ। ठीक है, तो रिक्तियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और दूसरी होती है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ठीक है, ये 2 प्रकार की रिक्तियाँ थी। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर हमने क्या किया था? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन किया था। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन किया था, और चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन किया था तो स्ट्रक्चर जो बनी थी वो बनी थी HCP, और HCP के अंदर अवयवी कण, HCP के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है ना, तो ये बताया था आपको। फिर हमने पढ़ा था अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, जिससे संरचना कौन सी बनी थी? CCP, और CCP में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, CCP में अवयवी कणों की संख्या होती है 4, जो CCP और FCC के अंदर ही आता है। ठीक है, और त्रिविमीय के अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि त्रिविमीय
सॉरी यहाँ पे आएगा वर्ग निबिड़ संकुलन और यहाँ पे त्रिविमीय केंद्र होगा घनीय निबिड़ संकुलन होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। इसके बाद में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था संकुलन क्षमता का, कि किसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है और कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ें आपको बताई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है संकुलन क्षमता का। ठीक है, संकुलन क्षमता के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक एससीसी की, दूसरी बीसीसी की और तीसरी एफसीसी की। एससीसी की संकुलन क्षमता 52.4% होती है, बीसीसी की 68% होती है और जो एफसीसी होता है वो 74%। ये संकुलन क्षमता, और इसके अलावा 100 में से माइनस करके हम इसकी रिक्तियों की प्रतिशत मात्रा भी हम निकाल सकते हैं। तो इतना टॉपिक हमने पढ़ा था। इसके बाद में क्रिस्टल दोष पढ़े थे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अब आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है वो रिवाइज करना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।